हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वेल्डिंग चैप्टर के सीरीज को आगे करते हुए आज जो है हम 25 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हमने वेल्डिंग का दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है। दोस्तों, उसमें हमने बताया है कि आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या डिफरेंस होती है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो हमने बताया था कि एसी और डीसी वेल्डिंग में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलती है। वो हमने आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैंने करा रखा है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द आर्क इज द ऑर्डर ऑफ। मतलब ये बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि आर्क वेल्डिंग में कितने टेम्परेचर की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में है जो 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। तो एक का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि द आर्क हैच, ठीक है, आर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। दोस्तों, हम बता दें कि निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आर्क का हमें यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होगा कि अगर हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा हमारा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आर्क रेजिस्टेंस जो है हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो दो का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, आइए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। मतलब कि आर्क जो वेल्डिंग हम करते हैं वो हम किस किस में कर सकते हैं। मतलब कि एसी में कर सकते हैं या सिर्फ डीसी में कर सकते हैं या एसी और डीसी दोनों में हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तब हमने बताया था कि आर्क वेल्डिंग हम एसी और डीसी दोनों में ही कर सकते हैं, यानी तीन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, आइदर एसी और डीसी करंट। चार नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क। तो हमने इससे पहले भी बताया था कि आर्क वेल्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी जब हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चार का आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन करंट। ठीक है दोस्तों, आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एसी सप्लाई सिस्टम इज द रेंज ऑफ। बोल मतलब हमने जब आपको आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग में डिफरेंस बताया था, तो हमने बताया था कि आर्क वेल्डिंग जो है एसी और डीसी दोनों में करते हैं। तो दोस्तों, एसी और डीसी वोल्टेज में यहाँ कुछ अंतर पाया जाता है। दोस्तों, डीसी वोल्टेज जो है हमें यहाँ कम देने की ज़रूरत पड़ती है और एसी जो वोल्टेज जो है हम लोग यहाँ कुछ डीसी की अपेक्षा ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि डीसी में हम 50 से 60 वोल्ट और एसी में है जो हम 70 से 90 वोल्ट यहाँ सप्लाई देते हैं दोस्तों आर्क वेल्डिंग में। दोस्तों, यहाँ पर डी का आंसर 70 से 100 वोल्ट होगा, ये आप देख लीजिएगा। यानी 5 का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 70 से 100 वोल्ट। ठीक है, ये जो है 100 वोल्ट होगा दोस्तों। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन आर्क वेल्डिंग द डीसी सप्लाई द वोल्टेज रिक्वायर्ड है। हमने इससे पहले ही बोला कि डीसी की अपेक्षा में एसी में ज़्यादा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा और डीसी में कम वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा बी, 50 से 60 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन आर्क वेल्डिंग वंस द आर्क इज स्ट्रक द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट विल बी। मतलब कि आर्क वेल्डिंग में
मतलब कि आर्क को मेंटेन रखने के लिए हमें कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम। तो 20 से 30 वोल्ट की यहाँ ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, यानी 7 का आंसर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द जनरेटर यूज्ड फॉर एसी बिल्डिंग शुड हैव। जो हम एसी बिल्डिंग में यानी डीसी, यहाँ दोस्तों देखिए जनरेटर का यूज हम डीसी बिल्डिंग के लिए करते हैं, तो यहाँ डीसी बिल्डिंग होगा, एसी नहीं होगा, ठीक है। ये जो होगा वो हो जाएगा डीसी बिल्डिंग, ठीक है, ओके। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर डीसी बिल्डिंग शुड हैव, यानी ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो हम जानते हैं कि डीसी बिल्डिंग में हम लोग जो है कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। कौन सा? डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दोस्तों। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज। तो जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं एसी वेल्डिंग में, वो हम बता दें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करने से ये हो जाएगा कि अगर हमारा वोल्टेज का वैल्यू कम है तो करंट का वैल्यू यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एज द थिकनेस ऑफ द पार्ट टू बी बिल्डिंग इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर एसी बिल्डिंग शुड ऑल्सो इंक्रीज। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम किसी मेटल के थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन सा पैरामीटर जो है हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए दोस्तों कि एक 2 mm का लोहा का टुकड़ा है और एक 4 mm का टुकड़ा है। अगर हम 2 mm वाले लोहे के टुकड़े को बिल्ड करते हैं तब वहाँ हमें करंट कितने देखने को मिलेगा, वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा, ये पूछ रहा है। और 4 mm वाले अगर लोहे के टुकड़े को हम बिल्ड करें तो वहाँ पर वोल्टेज और करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। दोस्तों हम बता दें कि मेटल के पार्ट के को आप जितना मोटे मेटल के पार्ट को बिल्ड कीजिएगा, करंट आपको उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है, करंट इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 11 नंबर देखिए क्या बोल रखा है। हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंडीशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। ये जो ए से लेके डी तक जो आपको दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि किसमें जो है हीट का ट्रांसफर जो होता है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड से होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, इनसाइड बॉयलर फर्नेस, ठीक है। इनसाइड बॉयलर फर्नेस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस से होता है, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 नंबर पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स एंड मिसाइल एट द वेरी हाई स्पीड इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। बोल रहा है दोस्तों कि री एंट्री के समय अगर कोई सैटेलाइट या मिसाइल री एंट्री एटमॉस्फेयर में ले रहा है, उस समय जो है हीट ट्रांसफर का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो अवलेंसन कहलाता है। यानी 12 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उनमें से बोल रहा है कि किसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सॉलिड आइस में जो है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इनमें से किस किस प्रिंसिपल पर हम इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस को करते हैं। तो हमारा जो इंडक्शन स्टोव होता है दोस्तों, इंडक्शन जो चूल्हा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था दोस्तों। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। ठीक है, तो इनमें से जो मटेरियल आपको चार दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज हम करते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, डायटोमेसस जो अर्थ होता है उसका यूज हम करते हैं लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। आइए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएटेड विथ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो नंबर है वो जो है हम यूज करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो 16 का आंसर दे रहा है बी, ग्रासॉफ्स नंबर का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इनसाइड फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि इनसाइड फर्नेस में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज जो है हम यहाँ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं इनसाइड फर्नेस में। ठीक है दोस्तों, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों ऑप्टिकल पायरोमीटर का टेम्परेचर जो होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 212 mm स्टील प्लेट्स आर टू बी वेल्डेड यूजिंग आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड ऑफ नंबर 8 इज टू बी यूज्ड, व्हाट विल बी द करंट रिक्वायरमेंट। तो बोल रहा है कि दो जो है 12 mm के स्टील का कोई प्लेट है, उसको हम 8 नंबर के इलेक्ट्रोड से बिल्ड कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है कितने करंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा डी, 150 एम्पियर के करंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर, ग्रे आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाई। ग्रे आयरन का यूज जो है हम किस वेल्डिंग के लिए करते हैं, यानी ग्रे आयरन को वेल्ड करने के लिए हमें कौन से वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो गैस वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। 19 का आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द फ्रीक्वेंसी रेंज इज जनरली। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो कितना होता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, 4000 से लेकर के 20,000 CPS तक के फ्रीक्वेंसी को हम जनरली यहाँ यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में। आगे देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 नंबर दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है, आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड इन। जो आर्क ब्लो जो होता है वो एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, तो वो हमें जो है किस में देखने को मिलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, आर्क वेल्डिंग यूजिंग AC करंट। अगर हम AC करंट में आर्क वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं तो वहाँ हमें आर्क ब्लो का डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज वोल्टेज या करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पूछ रहा है कि जो रेक्टिफायर हम वेल्डिंग में यूज करते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हम बता दें कि 22 का आंसर हो जाएगा ए, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलेगा 22 नंबर। 23 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द इफिशिएंसी ऑफ ए वेल्डिंग मोटर जनरेटर यूजुअली इन द रेंज ऑफ। तो जो मोटर जनरेटर जो यूज करते हैं हम वेल्डिंग में उसका इफिशिएंसी कितना हमें देखने को मिलता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, 50 से 60% इफिशिएंसी हमें मोटर जनरेटर सेट देता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फॉर वेल्डिंग ड्यूटी द रेक्टिफायर कॉमनली यूज्ड आर। वेल्डिंग में जो हम रेक्टिफायर यूज करते हैं वो कॉमनली कौन से वेल्डिंग का यूज करते हैं, यानी कौन से रेक्टिफायर का हम यहाँ यूज करते हैं वो यहाँ पूछ रहा है आपसे। तो 24 का आंसर हो रहा है बी, सेलेनियम मेटल रेक्टिफायर का यूज हम यहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
द रेजिस्टेंस वेल्डिंग एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में अगर हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के टाइम, तो स्टील की अपेक्षा में क्या हमें यहाँ कम या ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो 25 का आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। स्मॉलर वेल्डिंग टाइम यहाँ हमें देखने को मिलेगा, यानी एल्यूमिनियम में स्टील की अपेक्षा जल्दी जो है वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, 25 का आंसर बी हो जाएगा दोस्तों अगर हमारा ये जो है वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही आपको लाएंगे। उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ओके।